अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है तब से मुसलसल अपनी गलतियों या अपने ही बयानात और अहकामात के नतीजे में होने वाली तनकीद पर अक्सर बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगा देती है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में हम कम से कम 3 वाक़यात ऐसे देख सकते हैं जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कर चुकी है। अपोजिशन कुछ करे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद कोई गलती करे, बयानात और अहकामात से तनाज़ा खुद खड़ा करे, मगर जब मामलात बिगड़ते हैं, तनकीद होती है तो इल्ज़ाम बैरूनी साजिश का लगा दिया जाता है, कैंपेन का लगा दिया जाता है, भारतीय मीडिया का लगा दिया जाता है कि देखिए वहाँ क्या हो रहा है। जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है ऐसा मुसलसल हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम मंसूबे सीपेक से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले ही नहीं बल्कि हुकूमत में आने के बाद जो बयानात दिए, अब वही बयानात तहरीक इंसाफ को साजिश लग रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा लग रहे हैं, एक कैंपेन लग रहे हैं सीपेक के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। सीपेक के हवाले से जब अमरीकी अंडर सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने सवालात उठाए तो असद उमर ने तफसीलात बताई, बहुत जामे उनकी तरफ से जवाब दिया गया, मगर साथ ही कैंपेन का जिक्र भी किया गया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपेक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली। ये अमेरिका की हुकूमत उसके अंदर शामिल थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त चाइना और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात, जो तनाव ज़रा बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है, तो उसका आप समझ लें कि ये कोलैटरल डैमेज हमें नज़र आता है, उसी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। मगर ये कैंपेन पाकिस्तान के अंदर किसने चलाई? नून लीग तो सीपेक का क्रेडिट लेती है, पीपल्स पार्टी कहती है कि जरदारी साहब ने तो सीपेक का आगाज़ किया था, वो दोनों सीपेक को सपोर्ट करते हैं। तो ये कैंपेन जिसका असद उमर साहब जिक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तान में किसने चलाई, जिसको अमरीकी अंडर सेक्रेटरी दोहरा रही हैं? आइए एक एक करके एलिस वेल्स के सीपेक के हवाले से खदशात का जायज़ा लेते हैं। पहली बात जो एलिस वेल्स ने की वो ये कि सीपेक एक इमदाद नहीं है बल्कि कर्जे हैं, वो भी महंगे कर्जे। मगर ये बात पाकिस्तान में पहले किसने कही थी? और ये भी कहा था कि नून लीग की ये सरमायाकारी नहीं है बल्कि हुकूमत झूठ बोल रही है, जिस पर नून लीग को शर्म आनी चाहिए। जब नून लीग की हुकूमत सीपेक को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की मिसाल कह रही थी, पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट कर रही थी, तो उस वक्त सरमायाकारी नहीं कर्जा है और महंगा कर्जा है। कौन कह रहा था? सुनो। ये चीन का जो प्रेसिडेंट आ रहा था 35 अरब रुपए के कर्जे लेने लगे थे। ये किधर 35 अरब डॉलर, ये किधर जाना था? ये इनके इसमें से ज्यादातर पैसा इनके बैंक अकाउंट्स में जाना था। पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं है, कर्जा है, महंगा कर्जा है, जाएगा इनके बैंक अकाउंट्स में। ये बात बार बार इमरान खान करते रहे, मगर जब अमरीकी सफीर ने यह बात की तो असद उमर ने सीपेक की सरमायाकारी या कर्जा होने और चाइना से कर्जा महंगा होने या ना होने के हवाले से तफसील से बताया। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की कि ये इन्वेस्टमेंट है और ये एड नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, उसमें ग्रांट का एक एलिमेंट है जो एक छोटा एलिमेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक इन्वेस्टमेंट है और ये एड की सूरत में नहीं है। और हमेशा से पाकिस्तान ने कहा भी ऐसा ही है, ये कभी कहा भी नहीं गया था कि ये एड आ रही है। और ख़ास तौर पे इस हुकूमत का मौक़िफ़ तो इस पर बिल्कुल वाज़े है कि हम ये एड के दारोमदार से हम आगे निकलना चाहते हैं। जो सरकार ने पाकिस्तान के लिए जो पब्लिक डेट हमने लिया है चाइना से, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो ज़्यादा तवील मुद्दत भी नहीं है, ये ठीक उन्होंने बात नहीं की। पाकिस्तान का जो चाइना से पब्लिक डेट है इस वक्त उसकी औसत मेचोरिटी तकरीबन 20 साल की है, तवीलुल मुद्दत कर्ज़े है, और उसके ऊपर औसत जो सूद की शरह है वो सिर्फ 2.34% है। सो वो बहुत सस्ते कर्ज़े हैं। ये एब्सोल्यूट मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्स रेट जो है 2.34% औसत बनती है। और जो ग्रांट एलिमेंट जो है साथ जो एसोसिएटेड है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रांट की बुनियाद के ऊपर भी वो दे रहे हैं, अगर मैं उसको भी शामिल कर दूं तो जो औसत जो कर्जे के ऊपर जो सूद की शरह है वो तकरीबन 2% रह जाती है। ये आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत दिफा कर रही है। साथ ही सीपेक में शफाफियत ना होने और करप्शन होने का एलिस वेल्स ने इल्ज़ाम लगाया। खास तौर पर सक्खर मुल्तान मोटरवे पर और बिजली के मंसूबे महंगे होने पर उनकी तरफ से बात की गई। ये इल्ज़ाम भी एलिस वेल्स ने खुद इजाद नहीं किया और ये बात सेनेट और नैब की तहकीकात तक महदूद नहीं है। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर यह इल्ज़ाम भी हुकूमत में आने के बाद खुद हुकूमती वजीर मुराद सईद ने लगाया, वो भी चंद अरब रुपए का नहीं बल्कि 50 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम, और वो भी महज एक प्रोजेक्ट में, वो भी एक बार नहीं
बार बार उनकी तरफ से इल्जाम लगाया गया। जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं है वो है मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है, उस प्रोजेक्ट की तफसीलात, और उसमें एक जो किरदार है वो है एक एहसन इकबाल, जावेद सादिक और शरीफ बरादरान। ये इस प्रोजेक्ट के किरदार है। अब इसमें जो चीजें हुई है वो देख के और सुन के आपको खुद तशवीश भी होगी और आपको ये भी इल्म हो जाएगा कि क्यों ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं ये लेके आते हैं, जिसमें हमारे कायद ने, आपको याद होगा कि कहा था कि हमारे कायद ने कहा था कि ये बड़े प्रोजेक्ट इसलिए शुरू करते कि इसमें बड़े पैमाने पे इनको कमीशन मिलता है। तो एक प्रोजेक्ट जिसमें 50 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, सवाल ये बनता है कि ये पैसा नवाज शरीफ ने खाया, ये पैसा एहसन इकबाल ने खाया, या किसके अकाउंट्स में गया। अब ISI भी है, IB भी है, FBR भी है, SECP भी है, तमाम इदारे हैं ना, वो पता लगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, पैसा तो गया, पाकिस्तान के खजाने को 50 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये खाया किसने है और लेना वापिस हमने किससे है, ये आप लोगों ने इसका जवाब इंशाल्लाह कमीशन देगा और इसमें हम ये पूछेंगे। तो ये पैसा एक प्रोजेक्ट में आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, 50 अरब से ज्यादा, तो अगर ये पैसा आ गया फिर बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम का भी हिसाब होगा। एहसन इकबाल साहब, आपने कहा था कि मैं मुराद सईद को नोटिस भेज रहा हूँ और मैंने आपको कहा था कि आप भूल जाओगे, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। तो 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कौम के सामने कि फिर चले सुप्रीम कोर्ट। सवाल के जवाब तो आपने आज तक नहीं दिए। जावेद सादिक के किरदार का मैंने पूछा था, मैंने 50 बिलियन से ज़्यादा जो पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान पहुँचा उसका पूछा था, मैंने पूछा था कि मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन के ऊपर आपने सिग्नेचर किस तरह किया। जिस प्रोजेक्ट 2015 में उसकी बिडिंग होनी थी, 2013 में आप उसका MOU कैसे कर सकते हो, और उसके अंदर तमाम मीटिंग्स, तमाम मिनट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स, किस तरह का प्रोजेक्ट था, कितने तक आप लेके गए, ये सारी चीज़ें मौजूद है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप भूल जाओगे, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, मैं रोज़ आपको याद दिलाता रहूँगा, और कल हो सके तो सुप्रीम कोर्ट चले, मैं भी तैयार हूँ, डॉक्यूमेंट सारे मेरे सामने पड़े हुए हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। अब ये बात वाज़ेह हो कि मुराद सईद ने आज भी अपना इल्ज़ाम आज तक वापस नहीं लिया है। वज़ीर आज़म का बनाया गया डेट कमीशन और नैब को उन्होंने दावा किया था कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, तो अब इसकी तहकीक करके अवाम के सामने सच रखना चाहिए, या यही बात अब अमरीकी सफ़ीर करें तो CPEC के खिलाफ कैंपेन और प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगना चाहिए। मुराद सईद अपने इल्ज़ाम पर कायम है, मगर नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वुज़रा के बयान की वजह से आर्मी चीफ को चीन जाकर उन्हें मनाना पड़ा। लेकिन आप समझते हैं कि मुराद सईद साहब का इल्ज़ाम गलत है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वरना नैब ने इतना तिया पांचा किया है पिछली हुकूमत के कायदीन का कि हर चीज़ चेक करने की कोशिश की है, एक धेरे की, एक पैसे की कोई रिश्वत या करप्शन CPEC प्रोजेक्ट पर नहीं हुई। चीनी हुकूमत के खौफ से या उसको जो तकद्दुस हासिल है दोनों ममालिक के ताल्लुकात को, उसकी वजह से नो, कोई सियासत में आपको पता है ये लिहाज नहीं करते कोई लोग, वो इतने बयान दे देते हैं। अगर उन्होंने धरना किया जब चाइनीज़ वजीर सदर ने आना था और धरना नहीं रोका चाइनीज़ वजीर सदर को वेलकम करने के लिए, तो ये कोई सियासत में कोई लिहाज नहीं होता। मैं तो पिछली हुकूमत में एक बुनियादी फ़र्क था मौजूदा से, उन्होंने एक पॉलिटिकल ओनरशिप दी CPEC को कि CPEC पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है, CPEC को आगे लेके चलेंगे, और कोई आए बाएं शाए नहीं था। हाँ, गलतियां ज़रूर हुई कि छुपा के रखा या खुफिया रखा, लेकिन इन्होंने तो पहले ही बयान आ गया कि जी इस CPEC को रोक दें। एक वज़ीर ने यह भी कह दिया, कुछ ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए, और फिर जनरल बाजवा को जाना पड़ा चाइना, और फिर उन्होंने रफा दफा किया, मामला डैमेज कंट्रोल किया, और अब इन्होंने आके नहीं, फिर मामला खराब हुए, फिर इनको जाना पड़ा, फिर रफा दफा किया। तो अब ये ना जो CPEC को ये समझते नहीं कि CPEC सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एक सतून है, एक महवर है। मुराद सिंह ने तो अपना बयान वापस नहीं लिया, ना ही हुकूमत ने यह बताया कि इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं, पाकिस्तान के अवाम को पता चलना चाहिए। मगर साथ ही CPEC के तहत ऑरेंज लाइन मंसूबे पर भी करप्शन का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ ने लगाया। शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम लगाया कि यह प्रोजेक्ट उन्होंने किकबैक्स के लिए बनाया। इस हवाले से जब हमने पंजाब के वज़ीर इत्तलात मियां असलम से पूछा कि उन्होंने ऑरेंज लाइन में इतने अरसे के बाद क्या करप्शन पकड़ी है, आवाम के सामने रखें, तो उन्होंने कहा था कि यह CPEC का प्रोजेक्ट है और वो अपने इल्ज़ाम पर कायम है।
13 माह हो गए हैं आपको कि क्या आप लोगों ने जो ऑडिट किए हैं, क्या करप्शन पकड़ी है आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो किए थे शहबाज शरीफ ने? मैं कुछ बात किसी हद तक कर देता हूँ ताकि मामला जो है ना, अभी क्योंकि सी पैक के मामले में, ये सी पैक का हिस्सा है, ये भी आपके और मेरे जहन में होना चाहिए कि ये ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये सी पैक का हिस्सा है। माजरत के साथ, आपने मार्च में जियो के प्रोग्राम में कहा कि सी पैक ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किक बैक के लिए बनाते थे, तो ऑरेंज लाइन जब आप किक बैक का कह रहे थे तो आपके जहन में तो होगा ना कि ये ऑरेंज लाइन ही किक है, और जिसके किक बैक की आप बात करें शहबाज शरीफ के लिए सी पैक का हिस्सा है। जी सर, मैं अभी भी इस पे नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किक बैक इसमें बहुत ज़्यादा हुई होंगी, होती हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब ने, आप ये कह रहे हैं कि किक बैक के लिए अगर किया है तो इस पे फिर समझा जाए कि वो जितना भी ये सी पैक के प्रोजेक्ट में भी वो करप्शन के हवाले से था, और आपसे वो करप्शन करते थे, प्रोजेक्ट भी बना देते थे, आप लोग करप्शन भी नहीं कर रहे हैं और प्रोजेक्ट भी नहीं बना पा रहे हैं। सर गुजारिश ये है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ले, अभी पाइपलाइन में है, 2% रह गया है, ये 2% कंप्लीट हो ले, इसको ऑडिट भी होगा, फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, सारा कुछ होगा। अभी भी होगा। पंजाब हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाए, आज तक तहकीकात सामने नहीं रखी, कह रहे हैं अभी भी करेंगे, और ऑरेंज लाइन को आज तक चला भी नहीं पाई है, लागत भी बढ़े जा रही है। साथ ही जिस दूसरे हुकूमती वजीर का मुशाहिद हुसैन सैयद ने हवाला दिया वो रज़ाक दाऊद हैं, जिन्होंने हुकूमत में आते ही 9 सितंबर 2018 को बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि चीनी कंपनियों को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने वाले मुआहदे दोबारा से किए जाएंगे। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए सनत व तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि ऐसे मुआहदे असर-ए-नो किए जाएंगे जिनसे चीनी कंपनियों को नाजायज़ फ़ायदा पहुँच रहा है और पाकिस्तानी कंपनियाँ नुकसान में हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने चीन के साथ बेहतर तौर पर मुज़ाकरात नहीं किए। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बरतानवी अखबार को बताया कि साबिका हुकूमत ने सी पैक पर चीन से बातचीत में अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई, तैयारी के बगैर मुज़ाकरात और मुआहदे करने से चीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ख्याल जाहिर किया कि अपने उमूर मुनज़्ज़म करने तक इन मुआहदों पर फ़िलहाल 1 साल के लिए अमल दरामद रोक देना चाहिए और सी पैक की मुद्दत को मज़ीद 5 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। उनकी इस तजवीज़ से दीगर वज़रा और मुशीर भी मुत्तफ़िक हैं कि मंसूबों की तकमील की मुद्दत और कर्ज़ों की अदायगी की मुद्दत बढ़ाना मुआहदे मनसूख करने से बेहतर ऑप्शन होगा, लेकिन हुकूमत मोहतात है कि मुआहदों पर नज़रसानी के अमल में इस बात का ख्याल रखा जाए कि चीन की हुकूमत नाराज़ ना हो। अखबार के मुताबिक उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान मलेशिया की तरह इस मामले को हैंडल नहीं करना चाहता। इसके अलावा पाकिस्तानी वज़रा और मुशीरों का मानना है कि हुकूमत सी पैक के तहत सरमायाकारी पर नज़रसानी करे और तिजारती मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात करे, क्योंकि चीनी कंपनियों को गैर मुनसिफाना फ़वाइद हासिल हुए हैं। अब ये बहुत अहम खबर थी जिसके हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ी पाई गई। बाद में तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगता रहा कि सी पैक तो बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ गया है जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है। इस खबर में बहुत बड़ा दावा था, मगर बाद में अब्दुल रज़ाक दाऊद ने सी पैक मनसूबे से मुतालिक बरतानवी अखबार की खबर को मुस्तरद कर दिया और कहा कि सी पैक मनसूबे के हवाले से इंटरव्यू के कुछ हिस्से सियाको सबाक से हटकर पेश किए गए। चीन के वज़ीर ख़ारजा के दौरे में स्ट्रेटेजिक ताउन जारी रखने और सी पैक मनसूबों को पूरा करने के अज़म को दोहराया गया और इस मनसूबे के हवाले से पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने कहा कि चीन को आगाह किया गया है कि सी पैक हमारी कौमी तरजीह है। दोनों ममालिक में राहदारी मनसूबे के मुस्तकबिल से मुतालिक मुकम्मल यकसुई है। अखबार ने उनके इंटरव्यू के किस हिस्से को सियाको सबाक से हटकर रिपोर्ट किया था, इस हवाले से अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने वजाहत नहीं की। इसके बाद पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने ने भी इस खबर का नोटिस लिया। सिफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक दोनों ममालिक में इत्तफाक है कि सी पैक मनसूबे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा और दोनों ही ममालिक इस मनसूबे को आगे लेकर जाना चाहते हैं। यह मनसूबा पाकिस्तान की ज़रूरत है और ये मनसूबा पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा। सिफारत खाने के मुताबिक रिपोर्ट मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के मुनाफी मालूमात पर मबनी है। इसे मनफी अज़ाइम को सामने रखकर बनाया गया है। सी पैक से मुतालिक पाक चीन रिवायती शराकतदारी को नज़रअंदाज किया गया। फिर अब असद उमर साहब कह रहे हैं कि सी पैक के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी। ये सब कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से बयान आता है। और जहाँ तक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी एलिस वेल्स के सी पैक के हवाले से शफाफियत ना होने और मालूमात अवाम के सामने ना रखने का सवाल है, तो ये बात भी अपोजिशन में होते हुए इमरान खान करते थे और नून लीग की हुकूमत से पार्लियामेंट में तफसील रखने का मुतालबा करते थे और कहते थे कि इसलिए तफसील नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये किक बैक्स कमा रहे हैं, ये पैसा इनके बाहर के अकाउंट्स में जा रहा है। असद उमर खुद भी शफाफियत पर सवाल उठाते। यहाँ तो एक्चुअली डेमोक्रेसी आई नहीं है कभी सही तरह। चाइना का पाकिस्तान को फ़ायदा है, हमारे मुल्क को फ़ायदा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। सिर्फ एक इशू है कि सीक्रेट क्यों होता है सब कुछ। अब पार्लियामेंट जब आप लेके आए हैं तो पार्लियामेंट का तो मतलब ही होता है कि मुशावरे से चीज़ें हों। All projects
are being done by the Chinese companies. There is no bidding, there is no transparency. So China gets a lot out of it, which is fantastic. We get something out of it, but one, we need to have a strategic game plan. Okay? What are we going to use this infrastructure for? What is it going to be? And secondly, we have to ensure greater transparency in the way we are doing CPEC. We cannot continue to do this the way we are approaching this right now. And that lack of transparency is what has resulted in all these question marks arising in Balochistan and in KP, in Sindh, the smaller provinces feeling, because there is just complete lack of transparency, so you don't know what is going ahead. जो बातें आज अमरीकी अंडर सेक्रेटरी एलिस वेल्स कर रही हैं, वही बातें इमरान खान असद उमर अपोजिशन में होते हुए करते थे कि शफाफियत लेके आए। मगर जब वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब, तो एक इंटरव्यू में चाइना की पाकिस्तान के लिए मुआशी इमदाद की उन्होंने बहुत तारीफ की, मगर फिर यह भी कहा कि चाइना चाहता नहीं है कि इसकी तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं, इसलिए हम नहीं लाएंगे। The Chinese have been a breath of fresh air for us. They have been helpful to us in areas which I can't tell, because some of the areas they want us to keep confidential. They work in a very confidential way. They do not like to bring things out in the public. So I can't talk about all the ways they've helped us. I would deal with it in a different way with the Chinese. I would never talk about it in public, because that's how they are. करप्शन के साथ साथ सीपेक प्रोजेक्ट से महंगी बिजली बनने का भी एलिस वेल्स ने सवाल उठाया। मगर ये सारी बातें भी कि बिजली महंगी है, करप्शन हुई है, सही सिमत में सरमायाकारी नहीं हुई है, एलएनजी से बिजली के प्लांट्स में करप्शन के इल्ज़ामात खुद तहरीक इंसाफ ने लगाए और हुकूमत में आने के बाद ऑडिट कराने का दावा किया। यानी हुकूमत में आने से पहले भी लगाए, हुकूमत में आने के बाद भी लगाए और कहा कि इनका ऑडिट करा के तफसीलात अवाम के सामने लाएंगे। इतने बड़ी हम ये मसले में पड़े हुए हैं, महंगी बिजली। ऑब्वियस है कि हमने कोई ना कोई चीज़ तो गलत की होगी कि सबसे सस्ती बिजली से सबसे महंगी बर्रे-ए-सग़ीर में बिजली अब हम बना रहे हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है और एलएनजी के जो प्लांट्स हैं पंजाब में, ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं, इनमें नैब इसकी तहकीकात का आगाज़ कर चुकी है। सारी दुनिया के अंदर कोयले के प्लांट बंद हो रहे हैं, आलूदगी फैलाते हैं। जब दुनिया में बंद कर रहे हैं तो यहां क्यों लगा रहे हैं? और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब भी आप इसकी तफ्तीश करेंगे, इसके पीछे पैसा बन रहा है। जो पावर प्लांट्स लगाए गए भिक्की, हवेली बहादुर शाह, बल्लो की, साहिवाल कोल, पोर्ट कासम, सिर्फ इन प्लांट्स की वजह से ₹1.32 इजाफा हुआ बिजली की कीमत। और ये जो प्लांट्स हैं, ये दुनिया की महंगी तरीन बिजली इस वक्त अगर कहीं पे बना रहे हैं तो माशाल्लाह वो ये PMLN के प्लांट्स लगाए हुए प्लांट्स जो है ये पैदा कर रहे हैं। सारे इल्ज़ामात खुद तहरीक इंसाफ ने लगाए और जब एलिस वेल्स की तरफ से बात की गई तो चीनी सफ़ीर का भी जवाब आया कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हमने महंगी तरीन बिजली बनाई है। सीपेक के तहत बनाए गए जो कारखाने हमने लगाए हैं वो दूसरे जो कारखाने लगाए गए दूसरे ममालिक में सीपेक के तहत ही या फिर चीन की सरमायाकारी के तहत उससे सस्ते हैं पाकिस्तान में लगाए गए। जिस ऑडिट का ऐलान किया हुकूमत ने, उस ऑडिट का नतीजा आज तक सामने नहीं आया। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना बजट खसारा पूरा करने के लिए इन्हीं में से 2 एलएनजी प्लांट्स को प्राइवेटाइज करने जा रही है, बेचने जा रही है। नैब ने क्या तहकीकात की नहीं पता, मगर अब उससे $2 अरब से ज़ायद कमाने की तवक्को रखती है उन्हीं एलएनजी प्लांट से तहरीक इंसाफ की हुकूमत। जब सीपेक प्रोजेक्ट्स के तहत सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था तो वज़ीर आज़म इमरान खान उस पर भी तनकीद कर रहे थे। 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हो, वहां मोटरवे से मुल्क नहीं बनता, कौम नहीं बनती। कहते हैं जी हम सड़कें बना देंगे, बुलेट ट्रेन बना देंगे। इंसान कौम बनाता है, कौम खुद ही बुलेट ट्रेन बना लेती है और सड़कें बना लेती है। जापान की 2nd वर्ल्ड वॉर में और जर्मनी की एक पुल गिर गया, एक सड़क ख़त्म हो गई, लेकिन क्योंकि कौम थी, लोगों के ज़हनों के ऊपर सरमायाकारी हुई थी, तालीम दी थी उनको, कौम फिर खड़ी होगी, फिर पुल बना लिए। तो हमने कौम बनानी है। ये जंगला बस सर्विस वगैरह बनाने तो ये तो बाद में भी बन जाएंगे। याद रखें, कौमें कभी नहीं बनती ओवर ये मेट्रो बना के या वो मोटरवे बना के या वो ओवरहेड ब्रिज बना के। कौमें ऐसे भी कभी बनी है।
और अब जब अमेरिका की तरफ से तनकीद आई तो असद उमर ने कौम को बताया कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो बिजली और मोटरवे बने सीपैक के तहत जो सड़कें बनी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रख दी है। ये बहुत लाजमी। उन्होंने जो बात की कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट, आगे जो तरक्की पाकिस्तान की होनी है, उसकी तरक्की जो है वो महदूद हो जाएगी इससे, ये बिल्कुल न सिर्फ दुरुस्त नहीं है बल्कि उनका तज्जिया जो है वो हकीकत से मुकम्मल तौर पे मुतरादिफ है। ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे जो पहला फेज़ था जो सीपैक का जो मुकम्मल किया गया, उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो गई हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो हमारे पास एक सनती तरक्की करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद आ गई और उस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने अब आगे काम करना है और जो दूसरा फेज है सीपैक का वो जा ही उस तरफ रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि इससे जॉब ज़्यादा नहीं क्रिएट की। बिल्कुल ठीक बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो शुरू में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी सरमाया बहुत उसमें चाहिए होता है, लेकिन उसके अंदर जॉब इंटेंसिव नहीं होती, उसमें इतनी नौकरियाँ नहीं पैदा होती। लेकिन जो उसकी बुनियाद के ऊपर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर जो सनत लगेगी वो जॉब इंटेंसिव होती है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर लाखों जो हैं वो जॉब प्रोड्यूस होंगी ओवर द ईयर्स, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती चली जाएगी। सो जॉब क्रिएशन वाला जो है दूसरा फेज। मंसूबों पर, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद तनकीद की, कहा यह करप्शन के लिए है, जिनमें शफाफियत नहीं है, ये तो बनने ही नहीं चाहिए। आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि उन्होंने बुनियाद रखी है, यहीं से अब पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र आगे शुरू होगा। खैर ये सब सीपैक का मंसूबा शुरू होने के बाद की बातें हैं, मंसूबे लगने के बाद की बातें हैं। जब ये शुरू हो रहा था, नून लीग ने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि चाइनीज़ सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, इमरान खान इस्लामाबाद में धरना दे रहे थे। तो ये शुरू होने से पहले इमरान खान साहब की क्या राय थी? चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था मेरी दावत पे, लेकिन तहरीक इंसाफ के धरने की वजह से वो नहीं होया। और झूठो और झूठ बोलने वालों, और चीन का प्रेसिडेंट तो आ ही नहीं रहा था। हम एक ब्रेक लेते हैं, मज़ीद आम खबरों पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहा जाता रहा कि मजीद एक्सटेंशन नहीं देंगे, माजी में जो गलतियां हो गई उन्हें ठीक करेंगे, दोहराएंगे नहीं। मगर अब ना सिर्फ एक और तौसी दी है बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस तौसी का दिफा भी कर रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डेडलाइन में एक्सटेंशन से मुताल्लिक एक नई रिवायत कायम कर दी है। जो काम 6 माह में मुकम्मल होना था वो लगता है कि 3 साल में मुकम्मल होगा, क्योंकि अब 6 से 7 महीने की एक नई एक्सटेंशन दे दी गई है, जिससे अवाम तंग आ गई है। BRT पेशावर की एक और डेडलाइन गुजर गई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फिर डेडलाइन में तौसी कर दी है। 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन PTI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पेशावर मेट्रो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसे सबसे पहले मुकम्मल होना था बाकी मेट्रो प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में। शौकत यूसुफजई साहब ने यह बात अनाउंस की है कि इस साल भी नहीं मुकम्मल होगा। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था डेडलाइन नहीं दूंगा मैं, मगर इस साल के आखिर तक हर हाल में मुकम्मल होगा। अब आप कह रहे हैं साल भी नहीं मुकम्मल होगा, ये बन के नहीं दे रहा आप लोगों से एक प्रोजेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब भाई, मैंने पहले भी कहा था कि जो कॉरिडोर का काम है मुकम्मल है, सिविल वर्क्स बिल्कुल कंप्लीट है। जब ये स्टेशन पे काम शुरू हुआ तो ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है बहुत सख्त मॉनिटरिंग हो रही है और वो चाहते थे कि हर स्टेशन जो है वो हमारे सामने कंप्लीट हो। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो अरसा गुजरा 2-3-4 महीने जो आपको थोड़ा सा लगा कि जी काम स्लो है, काम स्लो नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि जी एक स्टेशन मुकम्मल हो, उस पर पूरी हमें अंदाज़ा हो कि जी ये मुकम्मल हो गया, ये सही हो गया, उसके बाद आपने दूसरे पे जाना है। इसलिए थोड़ा सा लोगों को लगा कि काम स्लो है। मगर ये इसलिए नहीं हुआ कि परवेज़ खटक साहब ने इलेक्शन में दिखाने के लिए कि शहबाज शरीफ ने मेट्रो बनाई है तो मैंने भी बनाई है, सबसे कम टाइम में बनाई है, इसलिए अप्रैल 2018 का टाइम दिया, नहीं बन सकी, इलेक्शन के लिए अनाउंस किया था। नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि इतने कम टाइम में बनाना है और नुकसान हुआ आवाम का बहुत ज्यादा और उनको तकलीफ हुई। मेरे ख्याल से BRT पे लोग खुश हैं, पेशावर के लोग भी खुश हैं और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है। ये कहना गलत है कि BRT की वजह से या परवेज़ खटक ने कोई झूठ बोला, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही रूट था और बिजनेस हमारा भी एक ही रूट के ऊपर है। तो लोग जो है ना उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे उस वक्त। उन्होंने कहा जी ये तो 2 साल में बनेगा, 2.5 साल में बनेगा, देखो कारोबार तबाह होगा। लेकिन आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है। अगर आप पेशावर को अभी चेंज ना करते तो ये तो जाके
साल बाद तो ये स्टक अप हो जाता। अभी आप जाके देखें कितना बुरा हाल होता है जब नहीं, यही तो आप पर एतराज़ है कि वोट लेने के लिए और कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करे, उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी मैं बना के दिखाऊंगा, बनना था नहीं। यही है जिसकी वजह से अब आपसे 2 साल में भी नहीं बना, तो एतराज़ हो रहा है कि आप बड़े इनकॉम्पिटेंट हैं, कोई काम नहीं होता तरीके इंसाफ से, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता तरीके इंसाफ से। देखिए वो तो इंशाल्लाह महीना डेढ़ में पता चल जाएगा कि हम कितने इनकॉम्पिटेंट हैं, वो तो ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन देखिए जो परवेज़ खटक साहब की मजबूरी थी, अगर वो ना करते तो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, कभी ताजरों को निकालते कि जी यहाँ से ना गुजारे, कभी क्या करते, इसलिए तो उनको ये कहना पड़ा कि हम 6, लेकिन उस वक्त बड़ा काम हुआ था। तो फिर ये माने ना कि इसलिए कहना पड़ा, बनना नहीं था, उन्हें पता था नहीं बनेगा, मगर फिर भी आवाम को ये बताया क्योंकि इलेक्शन में आप लोगों को कोई नुकसान ना हो जाए, अनरियल डेडलाइन दी गई। उसमें शाहजेब भाई, उसमें इलेक्शन भी आए हैं, वो भी ज़रा देखें। उसमें हमारी हुकूमत बनने में भी महीना 2 लगा, तो 3, 4, 5 महीने तो वैसे भी तकमील का टाइम इलेक्शन से पहले का था ना शौकत भाई, कहा था अप्रैल 2018 में बना लेंगे। लेकिन वो 5 महीने अगर इसके साथ शुमार कर दें तो इंशाल्लाह ताला यह भी बना होता। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि देखें ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बहुत बुरी तरह इसको मुतनाज़ा बनाया गया। अभी भी मैं कहता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल का ये होगा और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी वर्क्स। ये जो कहा जा रहा है कि जी नेब इस पर कार्रवाई करेगा, हम ओपन दिल से कह रहे हैं आए एक चीज़, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक खुद भी कर रहा है। और ये जो बाहर से लोग बैठ कर के जी बहुत बड़ी कीमत बढ़ गई है, 3 अरब बढ़ गए हैं, और मेरे इस बात पे आपके चैनल ने भी और कुछ 1-2 चैनल और ने भी कहा, मैं ये जो हमारे चैनल ने भी कहा, तो जो जियो ने चलाया वो तो मुझे समझ में आया, जो आपने कहा मुझे भी नहीं समझ में आया कि करेंसी गिरने से आपने लोन लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आपका फायदा हो गया प्रोजेक्ट में। कैसे फायदा हो गया रुपया गिरने से डॉलर के अगेंस्ट? देखिए मैं ये बिल्कुल कुछ लोगों ने इसको मजाक बनाया, लेकिन मैं आपको सच संजीदा बात कर रहा हूँ कि देखिए जो इजाफा हुआ है वो तो इसलिए हुआ है कि आपको पता है कारखानों मार्केट तक हमने एक्सटेंशन दे दिए। पहले तो हैदराबाद तक था ना, अब ये पौने 2 किलोमीटर हमने इजाफा डाल दिया। उसकी वजह से या थोड़ा बहुत जो पैसों की डिवैल्यू हुई है उस वजह से ये जो कीमत बढ़ी कि जी 3 अरब तक लागत बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन अगेन आप उस दूसरी तरफ देख लें, क्योंकि हमें डॉलरों में पेमेंट होनी है और हमारे डॉलर के साथ वो है, हमारे रुपयों के साथ नहीं है। जब डॉलर 100 रुपए के, तो हमारा वही एग्रीमेंट है कि इतने डॉलर हमें मिल रहे हैं। जब आपको डॉलर मिल रहे हैं उसी तरह, तो आप जो रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका पहले 100 रुपए डॉलर था ना, अब आप जाके 150 पे पहुंचे, तो क्या फायदा नहीं हो रहा है? अच्छा, और जब ये क्योंकि कर्ज है, जब ये डॉलर आप वापस करेंगे तकरीबन 500 मिलियन डॉलर, तो आप इसको रुपए से वापस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे जो कि 155 रुपए पर ही होगा, तो फायदा कैसे होगा? डॉलर में वापस नहीं करना है, आपने रुपए में वापस करना है एशियन डेवलपमेंट बैंक को। देखिए वापस तो अब ये बात की बात है ना, वापस तो हो सकता है जब ये वापसी का टाइम है उस वक्त डॉलर 75 रुपए का हो, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि सारी जिंदगी जो है ना 150 पे रहेगा। तो फिर उस हिसाब से आपने जो शुरू के कुछ डॉलर्स लिए इनसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो तो 100 रुपए पर लिए। 2017 में ये मंसूबा शुरू किया था और अब 155 रुपए का है, तो आपको तो वापस तकरीबन 500 मिलियन डॉलर के हिसाब से 85 अरब रुपए वापस करने, तो आपका नुकसान ही हुआ, फायदा कैसे हुआ? देखिए इंशाल्लाह, देखिए अभी तो देखें शाहज़ेब साहब, अभी तो BRT बन रही है ना, मैं बनने की बात कर रहा हूँ। देखिए जब वापसी की बात होगी उस वक्त की बात देखा जाएगा ना कि उस पर डॉलर की कीमत क्या होगी, क्या अब ये तो कोई नहीं कह सकता है ना। यानी कि मैं आवाम को समझाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे उधार लें $1 और वो 100 रुपए का हो, आप मुझसे लें और अगले दिन वो आपने उसको चेंज भी ना कराएं और 120 रुपए का हो जाए, तो आप कहेंगे मुझे 20 रुपए का मुनाफा हो गया, और मैं आपसे कहूँ कि नहीं भाई आपने मुझे डॉलर वापस भी तो करना है, तो आपको मुनाफा कैसे हो गया? तो आप ये कहेंगे जब वापस करना होगा जब देखेंगे, अभी तो मुझे मुनाफा हो गया ना, अभी तो मेरे मजे हैं, ये आप कह रहे हैं। नहीं देखें उसकी वजह मैं आपको बताऊं ना, उसकी वजह मैं बताऊं ना। देखिए अभी फिलहाल तो BRT बन रही है ना, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। वैसे मुझे देखें अगर 3 अरब रुपए का इजाफा भी हो रहा है तो कोई गलत तो नहीं हो रहा है ना। हमने पौने 2 किलोमीटर एक्सटेंशन दे दिए, वो बात वो नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी देखें ये तो डिले हुआ इस वजह से इसकी लागत बढ़ी। कितने अफसोस की बात है कि हमारी BRT को बताया गया कि जी 70 अरब पे बन रहा है, कोई कहता है जी 1 खरब पे बन रही है। ये कितने अफसोस की बात है। नहीं, आपकी कैलकुलेशन पर वहीं चली गई है। आखिर में मुझे डेट बता दें कि भाई इस दिन इस महीने में 2020 में जाके ये BRT बन गया होगा, सड़कों पर होगा। मैं इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि
फरवरी में इंशाल्लाह हम बसें चलाएंगे, ये मैं आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। एक और कमिटमेंट दे रहे हैं, पहले भी दी है, फरवरी 2020 की दे रहे हैं और कहा कि 6 महीने की डेडलाइन इसलिए दे दी थी कि लोग सड़कों पर आ जाते। और खान साहब आज तक भी दूसरों पर तनकीद करते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो इलेक्शन को ध्यान में रखकर बनाते हैं। हमारा तो सारा मुल्क ये एडहॉक बेसिस पे चलता है कि अच्छा 5 साल हैं, इलेक्शन आनी है, चलो ऑरेंज ट्रेन बना दो ताकि वो दिखा के, या मेट्रो बना दो। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान में मैंने देखी नहीं कि हम किस तरह एक मुल्क में ऊपर जा रहे हैं। 10 दिन पहले कही है वज़ीर आज़म ने बात, जबकि इलेक्शन से खुद पहले अपने वज़ीर आला परवेज़ खट्टक ने 6 महीने की डेडलाइन देकर प्रोजेक्ट अनाउंस किया था जो आज तक नहीं बन पाया है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, वज़ीर आज़म खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक। आज एक दिलचस्प तैनाती हुई है। वाजिद जिया को DGFIA तैनात कर दिया गया है। ये तैनाती इस लिहाज से अहम है क्योंकि वाजिद जिया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा GIT के सरबराह रह चुके हैं। ये वही GIT थी जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई, जिसने तहकीकात की और फिर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की। इस रिपोर्ट ही की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी और नून लीग वाजिद जिया पर एतराज़ उठाती रही है, उनकी जानिबदारी पर सवालात उठाती रही है। अहम बात यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में मुकदमा शुरू हुए तो वाजिद जिया इन मुकदमात में मरकजी गवाह के तौर पर पेश हुए। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन्हें FIA का सरबराह मुकर्रर कर दिया है, जबकि ये FIA आज भी जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात कर रही है, नैब की मुआवनत कर रही है। इस हवाले से अहम बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को मौजूदा DG FIA बशीर मेमन के तबादले से रोक रखा है। क्या मामला है? जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद किशकोरी हमें बताएगा क्या बशीर मेमन साहब के हवाले से क्या अहकामात थे सुप्रीम कोर्ट के और क्या हुआ है? जी शाजिब, बिल्कुल आज वफाकी हुकूमत ने DG FIA बशीर मेमन को हटा दिया है। और अगर आप 23 जून 2018 का असगर खान केस का ऑर्डर देखें, उसमें बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है ये उस कि DG FIA बशीर मेमन को वफाकी हुकूमत नहीं हटा सकती इस केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस तरह से उसका हटाया जाना सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की मनाफी है, वायलेशन है। और इसके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड है कि वफाकी हुकूमत बशीर मेमन से खुश नहीं थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे, पावरफुल लोग थे, जो वज़ीर आज़म को जाकर उसके बारे में या उसके हवाले से शिकायत कर रहे थे। आज वफाकी एक वज़ीर ने शिकायत की है। इसके अलावा जो जज वीडियो स्कैंडल का केस था, शायद वफाकी हुकूमत उससे खुश नहीं थी और सेक्रेटरी दाखिला ने वज़ीर आज़म को कोट करते हुए बशीर मेमन को कहा था कि जितने तमाम लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जज वीडियो स्कैंडल में, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, इन सब को आप किसी तरीके से इनके खिलाफ केस आपको फाइल करना होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये तफसीलात दे रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। आज